Hello doctors, welcome to SRB Science, class 12th NCERT, chapter 9th, strategies for enhancement in food production, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस चैप्टर में और सारे एग्जाम्पल्स इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं यहाँ से। इसमें आपको कुछ ज्यादा समझना नहीं है, आपको याद करने वाला ही टॉपिक है ये पूरा या चैप्टर पूरा, तो आपको फ्री के नंबर है बिल्कुल यहाँ से, ठीक है। जो चीज दी हुई है आपको वही चीज बिल्कुल याद रखनी है। कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि प्लांट ब्रीडिंग से कैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति के अंतर्गत कौन कौन सी किस्मों को या कौन कौन सी किस्मों की उत्पादकता को बढ़ाया गया, इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री, मतलब इंडिया या भारत देश हमारा क्या है, कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश बोलने का मतलब ये है, आपकी एनसीईआरटी में जो लाइन दी हुई है वो ये है, एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर द एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 33% ऑफ इंडिया जीडीपी एंड एम्प्लॉयज नियरली 62% ऑफ द पॉपुलेशन। ये दोनों परसेंटेज आपको याद रखनी है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इंडिया की जो जीडीपी है, ठीक है, जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो है वो 33% कहाँ से आती है, एग्रीकल्चर से आती है, मतलब कृषि से आती है। और नियरली मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली कितना, 62% एम्प्लॉयमेंट या आय का साधन, कितने या पूरी पॉपुलेशन या पूरी समष्टि जितनी भी है दुनिया में उसकी 62% एम्प्लॉयमेंट या आय का साधन एग्रीकल्चर है। तो ये दोनों परसेंटेज आपको याद रखनी है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 33% जीडीपी कहाँ से आती है, कृषि से आती है, या कृषि से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन हो रहा है या जो भी उसकी आय हो रही है वो सारी चीजें आती है 33% इंडिया की। और अगर टोटल पॉपुलेशन की हम बात करें तो उसका 62% से एम्प्लॉयमेंट या आय का साधन क्या है, एग्रीकल्चर है। ये दोनों परसेंटेज आपको याद रखनी है। इंडिया के लिए कुछ लाइन यहाँ पे दी हुई है, मतलब हमारा जब भारत देश गुलाम था उसके बाद जब आजादी मिली 1947 में, तो हमारे सामने मुख्य समस्या क्या थी, हमारे सामने मुख्य समस्या थी कि हमारे देश में लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ठीक है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन उत्पादकता उतनी अधिक नहीं थी। और लगातार जनसंख्या बढ़ने के कारण, उत्पादकता उतनी ही रहने के कारण धीरे धीरे भुखमरी जैसी या फिर अनाज की कमी आने लगी, ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम दिखने लगी, लोगों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा था। ऐसे तो नहीं था कि हमारे पास जमीन नहीं थी या हम खेती नहीं कर रहे थे, सब कुछ था, लेकिन जो एक अच्छी किस्म की खेती होती है उस टाइप की, या बोलना चाहिए कि अच्छे टेक्निक से खेती नहीं की जा सक रही होगी, या जो भी प्रॉब्लम रही होगी, ठीक है। तो ये 1947 के बाद की बात है। उसके बाद जो 1960 में एक बदलाव लाया गया, उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, उनके द्वारा ये नारा दिया गया, जय जवान जय किसान। इसी टाइम पे ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे देश में एक हरित क्रांति की शुरुआत हुई। आपको ये प्रधानमंत्री का नाम कोई नहीं पूछ रहा, बस एक आइडिया हो जाए कि किस टाइम पे क्या था, या जय जवान जय किसान ये नारा आपको याद रहना चाहिए। ऐसे भी नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे कंटिन्यू करते हैं कि 1960 में क्या हुआ था, जब देखा गया कि भुखमरी की समस्या आ रही है या अच्छी तकनीक से खेती नहीं की जा रही, तो हमको मेन चीज क्या चाहिए थी, हमको हमारे पास जमीन थी और खेती भी की जा रही थी, सारी चीजें हो रही थी, लेकिन जो प्रति यूनिट खेती है, मतलब एक एरिया पर्टिकुलर, इस एरिया से इतना अनाज उत्पन्न होना चाहिए, उतना नहीं हो पा रहा था। उसके लिए क्या करना था, उसके लिए अच्छी वेराइटीज का यूज करना था। द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वेराइटीज, कुछ अच्छी किस्मों की उत्पादकता होने वाली अच्छी किस्मों की जो अनाज थे उनको उगाया जाना था, ठीक है। तो गेहूं और चावल, व्हीट एंड राइस का उपयोग किया गया, जिनकी यील्डिंग कैपेसिटी अच्छी थी 1960 में। एज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स लेड टू ड्रामेटिक इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन इन आवर कंट्री। इसके बाद जब ये किस्में यूज में लाई गई, उसके बाद देखा गया कि इनमें ड्रामेटिक इंक्रीजेस देखी गई, अच्छी बढ़ोतरी देखी गई इनकी प्रोडक्शन में। दिस फेज इज ऑफन रिफर्ड टू एज द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये जो टाइम पीरियड था हमारे देश का 1960 का, जहां पे अचानक से अच्छी किस्मों की उत्पादन क्षमता
बढ़ी हुई देखी गई। इस टाइम पीरियड को ही ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद ये रखना है 1960 में ये चीज हुई थी और गेहूं और चावल की अच्छी किस्मों का उपयोग किया गया था। गेहूं और चावल के लिए आपकी एनसीईआरटी में जो लाइंस दी हुई आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1960 टू 2000, 1960 से सन 2000 के बीच में गेहूं की जो किस्म का उत्पादन था वो कितना बढ़ा देखा गया, 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन की वृद्धि देखी गई। ये लाइन आपको याद रखनी है, ये डाटा पूछा जा सकता है। ठीक है, गेहूं में कितनी बढ़ोतरी देखी गई, 11 मिलियन टन होती थी पहले, अब अचानक कितनी देखी गई, 75 मिलियन टन तक की वृद्धि देखी गई। ऐसे ही चावल या राइस के लिए 35 मिलियन टन की हमेशा खेती होती थी, अब उसकी वृद्धि देखी गई 89.5 मिलियन टन, जो कि एक अपने आप में बहुत अधिक मात्रा में ये बढ़ोतरी है। दिस वॉज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस। इसमें उपयोग किया गया सेमी ड्वार्फ वेराइटीज, हिंदी में इसको बोलते हैं अर्धवामन किस्में। ठीक है, सेमी ड्वार्फ वेराइटीज का उपयोग किया गया जिसके कारण ये वृद्धि देखी गई। नोबेल लॉरेट नॉर्मन ई बोरलॉग, आपको ये नाम याद रखना है, नोबेल प्राइज से पुरस्कृत थे नॉर्मन ई बोरलॉग एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट इन मैक्सिको। इन्होंने मैक्सिको जो कि एक सेंटर है किसका, व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट का, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज, गेहूं और मक्के में किसी प्रकार की भी कोई खोज या रिसर्च अगर की जाती है इंटरनेशनल रूप से तो वो की जाती है, वो सेंटर कहाँ पे है, वो है मैक्सिको में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। आपको याद रखना है कि व्हीट एंड मेज मतलब गेहूं और मक्के के लिए इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर है, गेहूं और मक्का के लिए इंटरनेशनल सेंटर है आपका मैक्सिको में। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने डेवलप किया सेमी ड्वार्फ वेराइटीज सच एज, गेहूं की सेमी ड्वार्फ वेराइटीज इन 1963 जो कि नाम है सोनालिका एंड कल्याण सोना। ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं कि गेहूं की अर्धवामन किस्में, हिंदी में अगर पूछा जाए तो गेहूं की अर्धवामन किस्में जिनका नाम है सोनालिका और कल्याण सोना। ठीक है, ये इंडिया के लिए है। सॉरी, फिर से हम कंटिन्यू रिवाइज करते हैं यहाँ पे कि हमने क्या पढ़ा अभी, कि गेहूं की अर्धवामन किस्में जो कि है सोनालिका और कल्याण सोना, और किसने ये डेवलप किया, साइंटिस्ट जो कि नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत है नॉर्मन ई बोरलॉग। इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे किया, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज, गेहूं और मक्का के लिए जो इंटरनेशनल सेंटर है वो कहाँ पे है, मैक्सिको में है। वहां पे इन्होंने डेवलप किया सेमी ड्वार्फ वेराइटीज, किसकी, व्हीट की मतलब गेहूं की, नाम क्या है उनका, सोनालिका और कल्याण सोना। ये दोनों गेहूं की अर्धवामन किस्में हैं, इनका उपयोग किया गया। और कब किया, इन्होंने कब बनाई है, 1963 में। नेक्स्ट है सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटीज वर डिराइव्ड फ्रॉम IR8। ठीक है, चावल की जो वेराइटी है सेमी ड्वार्फ, उसका नाम है IR8, डेवलप्ड एट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRRI। फुल फॉर्म इसका पूछा जाता है, आपको याद रखना है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे है, फिलीपींस में। व्हीट एंड मेज के लिए इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट या सेंटर है मैक्सिको में, सेम एज चावल के लिए जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI दैट इज सिचुएटेड इन फिलीपींस। ये कहाँ पे आपका, फिलीपींस में है। ठीक है, तो इंटरनेशनली अगर हम देखें तो एक वेराइटी है सेमी ड्वार्फ, इसका नाम है IR8। सेकेंड वेराइटी है थाईचुंग नेटिव 1 जो कि डेवलप किया गया कहाँ पे, ताइवान में, और द डेरिवेटिव्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1966। ये जो वेराइटीज डेवलप की गई इनको इंट्रोड्यूस किया गया, पूरे विश्व में फैलाया गया 1966 में। नेक्स्ट है आपका जो इंडिया के लिए हम बात करें, सेमी ड्वार्फ वेराइटीज इन इंडिया दैट इज कॉल्ड जया एंड रत्ना। ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं, ये दोनों नाम है जया और रत्ना। ठीक है,
गेहूं के लिए है सोनालिका एंड कल्याण सोना। सेम चावल के लिए है जया और रत्ना। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप बिल्कुल इनको भूलने की गलती नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट है शुगर केन के लिए, गन्ने के लिए। शुगर केन के लिए ज्यादा यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन दो नाम दिए हुए, दोनों आपको बहुत अच्छे से याद रखते हैं। सेकेरम बारबरी वॉज ओरिजिनली ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकेरम बारबरी कहाँ का गन्ना है और सेकेरम ऑफिसिनेरम कहाँ का गन्ना है। तो ठीक है, सेकेरम बारबरी वॉज ओरिजिनल ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया। ये नॉर्थ इंडिया में पाया जाने वाला गन्ना है जिसका नाम है सेकेरम बारबरी। ठीक है, इसकी स्पीसीज का नाम है। हैज पुअर शुगर कंटेंट एंड यील्ड। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें शुगर कंटेंट कम पाया जाता है या उसमें मिठास कम होती है, आप जो भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्थ इंडिया में गन्ने की प्रजाति या गन्ने की स्पीसीज मिलती है वो क्या है, सेकेरम बारबरी, जिसमें पुअर शुगर कंटेंट एंड यील्डिंग कैपेसिटी भी कम पाई जाती है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, आप वहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सेकेरम बारबरी में ऐसा था या सेकेरम ऑफिसिनेरम में ऐसा था। ठीक है, तो सेकेरम बारबरी सेकेरम बारबरी में शुगर कंटेंट कम मिल रहा था और यील्डिंग कैपेसिटी भी कम थी, जो कहां पे मिलता है, नॉर्थ इंडिया में मिलता है। ठीक है, सेकेरम ऑफिसिनेरम जो कि ट्रॉपिकल केन इसको माना जाता है, उष्णकटिबंधीय जगह पे उगने वाला, जो कि साउथ इंडिया में पाया जाता है। इसमें ये थिकर स्टेम है, थोड़ा मोटा होता है और हायर शुगर कंटेंट ये होते हैं, तो शुगर कंटेंट भी अच्छी मात्रा में मिलता है। मगर इसको जब हम उगा रहे थे कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में, तो ये वहां पे ग्रो नहीं कर रहा था। ठीक है, क्योंकि सभी जगह की एटमॉस्फेयर या जलवायु अलग अलग है, तो हो सकता है कि किसी कारण से ये वहां ग्रो नहीं कर रहा। तो अब क्या चाहिए, नॉर्थ इंडिया वाले को साउथ इंडिया वाले के साथ जब हम ब्रीड करवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाया गया, इनको आपस में मिक्सिंग करवाई गई किसी प्रकार से, या जो भी साइंटिस्ट इसके पीछे पड़े हुए होंगे, तो इसके द्वारा क्या किया गया, दिस टू स्पीसीज वर सक्सेसफुली क्रॉस्ड, इनको आपस में क्रॉस करवाया गया टू गेट शुगर केन वेराइटीज कंबाइनिंग द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ। कौन कौन सी डिजायरेबल क्वालिटीज थी हमारे सामने, हाई यील्डिंग, थिक स्टेम, हमको क्या चाहिए था, यील्डिंग कैपेसिटी अच्छी चाहिए थी, स्टेम थिक चाहिए था, शुगर कंटेंट अच्छा चाहिए था, एंड एबिलिटी टू ग्रो इन द शुगर केन एरिया ऑफ नॉर्थ इंडिया। हमको क्या चाहिए था कि साउथ इंडिया वाले को हम नॉर्थ इंडिया में ग्रो करवा लें, उनकी कैपेसिटी अच्छी हो, मतलब यील्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो, स्टेम उनका थिक हो एंड शुगर कंटेंट भी अच्छा हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे हो सकती थी, जब हम सेकेरम बारबरी को सेकेरम ऑफिसिनेरम के साथ क्रॉस करवाएं, तो ऐसी वेराइटीज का डेवलपमेंट हुआ जो कि हम नॉर्थ इंडिया में उनको उगा सकते हैं और सारी हमारी डिजायरेबल क्वालिटीज भी फुलफिल हो जाएं। नेक्स्ट है आपके अनाज, कुछ ऐसे हैं, मिलेट्स ऐसे हैं, जैसे हाइब्रिड मेज, ज्वार, बाजरा हैव बीन सक्सेसफुली डेवलप्ड इन इंडिया। हाइब्रिड ब्रीडिंग, इन सभी अनाजों की आपको हाइब्रिड ब्रीडिंग मिलती है। हाइब्रिड ब्रीडिंग में क्या मिलता है हमको, हैव लेड टू डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वेराइटीज, मतलब इनकी उत्पादक क्षमता अच्छी हो, ये चीज पहली चाहिए हमको। सेकेंड, रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस, अगर कम पानी है या किसी प्रकार से वातावरण में पानी की कमी हो रही है या हम उसको सिंचाई अच्छे से नहीं कर पा रहे या पानी की कमी वाली जगह पे भी अच्छे से उगा सके, ऐसी हाइब्रिड ब्रीडिंग या फिर ऐसी हाइब्रिड वेराइटीज हमने डेवलप कर चुकी है। ठीक है, जो कम वाटर या क्या हो, यील्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो और रेजिस्टेंट हो वाटर स्ट्रेस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंट। बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप सभी को ये एग्जाम्पल रटे हुए होने चाहिए और कोई ऑप्शन है नहीं इसका। जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, गेहूं के लिए सोनालिका और कल्याण सोना, चावल के लिए जया और रत्ना, इंटरनेशनल यदि हम देखें तो IR8 और थाईचुंग नेटिव 1 जो कि ताइवान का है, और ये जो मैक्सिको व्हीट एंड मेज के लिए सेंटर है मैक्सिको में, और IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज सिचुएटेड इन फिलीपींस। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंट।